नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार यूपी पुलिस तथा आपका अग्निवीर वैकेंसी के लिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा लगातार रात्रि 9 बजे जीके जीएस का मुक टेस्ट कराया जाता है। तो डेली मुक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस। दोस्त वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो आपके प्रीवियस उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन का किसके द्वारा किया गया था? यानी जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड बेलीजली और डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। डियर फ्रेंड्स, एनालिसिस ज्यादा नहीं कराया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है। और आपको चेक करना है, तैयारी कहीं भी करें लेकिन चेक करने के लिए उड़ान पर आए। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर। यानी 1905 में माय डियर फ्रेंड जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो राज्य हड़प नीति यानी जब आपका पहली बार ट्रेन चला था तो उस समय कौन था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। राज्य हड़प नीति के लिए किसे माना जाता है? तो राज्य हड़प नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी की। अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर लॉर्ड बेलीजली की बात करें तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लॉर्ड बेलीजली के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? यानी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या मेरे दोस्त? इंदिरा पॉइंट है। अगर बात करें भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट तो हो जाएगा इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगर बात करें भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट क्या हो जाएगा? तो पूर्वी पॉइंट हो जाएगा कीबिथू, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या हो जाएगा? तो गोरमोता हो जाएगा, ठीक है। इतना चीजें समझ में आएगा। यानी उत्तर में सबसे ज्यादा इंदिरा कॉल, फिर आपका पूर्व में कीबिथू, पश्चिम में अगर बात करें गोरमोता और जो आपका दक्षिण में स्थित है वो इंदिरा कॉल स्थित है। सबसे पहले अगर बात करें कि इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है मेरे दोस्त, तो तमिलनाडु ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन केरला, सी ऑप्शन लक्षद्वीप और डी ऑप्शन दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका क्या हो जाएगा? अंडमान इज द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो अगला प्रश्न है बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 13वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर इसका बताइएगा, ठीक है। समय आपको दिया गया, ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन अयोध्या और डी ऑप्शन लुम्बिनी। सबसे पहले अगर बात करें कि जैन धर्म के 13वें तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे 13वें तीर्थकर थे आपके, ठीक है, पार्श्वनाथ। अगर पार्श्वनाथ की जन्म की बात करें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? वाराणसी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और हम जान लेते हैं। अगर बात करें पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। क्या था मेरे दोस्त? अश्वसेन था। अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, यानी 24वें तीर्थकर, तो जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे दोस्त? ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक, जो कि पहले तीर्थकर थे। अगर बात करें कि वास्तव में किसे माना जाता है, तो इसके जो 14वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी था। अगर बचपन का नाम पूछा जाए महावीर स्वामी का तो वर्धमान था। क्या था मेरे दोस्त? वर्धमान था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन से जबरदस्त क्वेश्चन से, नींबू, संतरा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पूछा गया कि इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल और डी ऑप्शन टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है ये इमली वगैरह में आपका पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। ठीक है, अगर बात करें सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होगा आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? Ag। ठीक है, Ag, इसके बाद आयोडाइड AgI। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड दिया है, इसके बाद सी ऑप्शन सिल्वर ब्रोमाइड और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपको बताना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। अगर चुनाव के वक्त जो आपके नाखून पर स्याही लगती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बैरियम ऑक्साइड के कारण क्या होता है दोस्त, कभी भी क्या होता है, बैरियम ऑक्साइड के कारण जो आपका हरा रंग, जब आप तमाशा, ठीक है, आतिशबाजी के समय जो आपका हरा रंग प्रदर्शित करता है वो किसकी वजह से होता है? तो बैरियम ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले अगर बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्त, तो 1885 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई? तो एलन एक्टिव ह्यूम के द्वारा की गई, यानी AU ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा की गई? तो AU ह्यूम के द्वारा की गई। अगर बात करें पहले अध्यक्ष इसके 1885 में कौन बने, क्योंकि पहली जो बैठक हुई थी बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? गोकुल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। तो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर बात करें दूसरे अध्यक्ष इसके कौन बनेंगे, तो दूसरे अध्यक्ष जो इसके बनेंगे वो बनेंगे आपके दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर तीसरे अध्यक्ष की बात करें जो कि कौन बनेंगे, मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे बदरुद्दीन तैयब, जो कि मद्रास के अंदर बनेंगे। चलिए तो कौन थे ये आपको बताना, तो JB कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? JB कृपलानी ही थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, थोड़ा सा टफ लेवल। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन 1862, बी ऑप्शन 1880, सी ऑप्शन 1947 और डी ऑप्शन 1950। सबसे पहले अगर 1950 की बात करें तो भारत क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1947 को भारत आजाद हुआ था। 80 में अगर बात करें तो आपकी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन 1880 में नहीं हुई थी मेरे दोस्त, 1980 ईस्वी में हुई थी। चलिए 1862 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जो चलाया गया भारत के अंदर वो 1862 ईस्वी में चला गया। अगले प्रश्न की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय पूछ रहा है। इंडियन मनी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अगर बात करें यूएनओ की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फिर आपको बताना है WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसके बाद आपको बताना है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो IMF का जो मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वो जिनेवा इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अगर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो ये भी आपका जिनेवा के अंदर है। अगर WHO की बात करें तो इसका भी मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो WHO का भी मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा के अंदर। अगर वाशिंगटन DC की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है मेरे दोस्त, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। अगर बात करें काठमांडू के अंदर तो शार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर सिचुएटेड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के बारे में बताना है। तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो कौन सी है? ए ऑप्शन बैकाल झील, बी ऑप्शन बूलर झील, इनमें से कोई नहीं, या सुप्रियर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी झील हो जाएगी? सुप्रियल झील हो जाएगी। अगर बूलर झील की बात करें तो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी बूलर झील हो जाएगी। अगर विश्व की सबसे गहरी झील बोले तो बैकाल झील इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, डेली मुक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। भारत में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 377। सबसे पहले अगर मेरे दोस्त बताएं कि 352 में कौन सा आपात लगता है, तो ये आपका लगता है राष्ट्रीय आपात। कैसा आपात लगता है मेरे दोस्त? राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, अगर 356 की बात करें मेरे दोस्तों, 356 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी कोई भी राज्य है जो क्या नहीं कर पा रहा है, जो अपने राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, उस जगह पर 356 लगेगी और 356 जो होगा वो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। 352 में क्या लगता है, तो आपका राष्ट्रीय आपात लगता है। अगर बात करें 360 में, तो वित्तीय आपात का जो बताया गया है वो 360 होता है। यानी भारत में आज तक 360 एक बार भी नहीं लगा, यानी वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। अगर 377 की बात करें दोस्त, तो इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा में चल रहा है वो अनुच्छेद 377 चल रहा है, क्योंकि समलैंगिकता की बात करें, यानी समलैंगिक विवाह के बारे में 377 में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन से, बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था, इनमें बताना है। तो ए ऑप्शन मराठा, बी ऑप्शन यंग इंडिया, सी ऑप्शन उपरोक्त में से दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर बताना है। आज उद्देश्य होगा हमारा कम समय में ज्यादा जानकारी ही हमारा उद्देश्य होता है। तो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था, तो क्या हो जाएगा, मराठा इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर यंग इंडिया की बात करें, तो यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है यंग इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो संजय, पन्ना, ये सब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी रही, यानी भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी रही, ये आपको बताना है। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए, तो भारत की जो पुरुष साक्षरता दर उस समय थी वो थी 74.58%। अगर बात करें ओवरऑल पूछा गया है, तो ओवरऑल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 82.14% थी। सबसे पहले अगर बात करें कि भारत का जो सबसे शिक्षित राज्य था वो केरला था। अगर सबसे अशिक्षित राज्य की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन केसी नियोगी, बी ऑप्शन गणेश वासुदेव मालवंकर, सी ऑप्शन एनके सिंह और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर गणेश वासुदेव मालवंकर की बात करें, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर या जीबी मालवंकर करके आता है। एनके सिंह की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके नंद किशोर सिंह या एनके सिंह हैं। अगर बात करें प्रथम की, तो प्रथम हो जाएंगे केसी नियोगी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोकसभा, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें दी जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 80 हैं। अगर राज्यसभा सीटों की बात करें मेरे दोस्त, तो 31 सीटें हो जाएंगी। अगर विधानसभा सीटों की बात करें 403 + 1 यानी 404 सीटें। अगर बात करें ठीक है, विधान परिषद की सीटें कितनी हो जाएंगी, तो 100 हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो आपको पता होगा जो हमारा संविधान बना हुआ है सबसे बृहद संविधान है विश्व में, ठीक है, और ये ज्यादातर कॉपी पेस्ट का मामला चला है। तो जो मौलिक अधिकार है, कितने फंडामेंटल राइट्स है मेरे दोस्त, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है अब तक 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ आपका 1978 में, यानी 1978 में। उस संविधान संशोधन को हम कहते हैं 44वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ। और जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको अनुच्छेद बताना है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार आपके 6 हैं दोस्त। तो ये मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है कहां से लिया गया? अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें संसदीय प्रणाली, जो आपके यहां संसद चलता है, यह प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। अगर बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो प्रावधान लिया गया, यह कहां से लिया गया? कनाडा इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि आपके देश में जो आपातकाल की सुविधा है, यह कहां से कॉपी मारी गई है? तो यह जर्मनी से मारी गई है। कहां से? जर्मनी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे पहले बहुत बार पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंडी जिला नहीं है? तो बुंदेलखंड में 7 जिले टोटल हैं। इनको आपको पेपर में 100% रट के ही जाना है। तो 7 जिले कौन कौन से हैं वो आपको हम बताएंगे, उससे पहले आपको ये आंसर्स बताना है। क्या हो जाएगा? आगरा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर या हमीरपुर। तो इनमें से बुंदेलखंडी जिला कौन है? तो आपका ललितपुर, हमीरपुर, ठीक है, झांसी, चित्रकूट, महोबा, ये सारे क्या हैं? बुंदेलखंडी जिला के अंतर्गत आते हैं, जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमीरपुर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? हमीरपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? यानी एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी उत्तर प्रदेश से लगती होगी। किसकी लगती है? तो नेपाल की लगती है। नेपाल की टोटल भारत से सीमा कितनी लगती है मेरे दोस्त? 1751 किलोमीटर। अगर बात करें कितने राज्यों की लगती है, तो उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है। यानी 5 राज्यों की टोटल सीमा नेपाल से लगती है। अगर बात करें दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो काठमांडू हो जाएगी। अगर संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जिला जो है वो नेपाल से सीमा नहीं साझा करता है? तो ए ऑप्शन महाराजगंज, बी ऑप्शन लखीमपुर खीरी, सी ऑप्शन सिद्धार्थनगर, डी ऑप्शन गोंडा। तो गोंडा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहां पर लगता है ये आपको बताना है। अगर लखीमपुर मेले की बात करें तो गोला गोकर्ण नाथ जो मेला लगता है कहां पर? लखीमपुर के अंदर लगता है। अगर नौचंडी मेला जो कि आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, नौचंडी मेला कहां लगता? मेरठ के अंदर लगता है। अगर बात करें कुंभ, जो कुंभ आपका लगता है ये प्रयागराज के अंदर लगता है। और बात करें बटेश्वर मेला तो आगरा इज द करेक्ट आंसर। यानी बटेश्वर मेला और कैलाश मेला, 2 मेला कहां पर लगते हैं? आगरा के अंदर लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया। चलिए दोस्तों, तो 21 जून को क्या मनाया जाता? योग दिवस मनाया जाता। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कि किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो मेरठ में रखी गई, आगरा, लखनऊ या कानपुर। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेरठ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का फैसला
लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका मैनपुरी के अंदर एक स्कूल स्थित था जिसका नाम अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। तो मैनपुरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्विच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें सैयद मुश्ताक मोदी ट्रॉफी किसने जीता? तो ये भी आपकी पीवी सिंधु ने जीता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता? तो क्या हो जाएगा? मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे दोस्त और 25 में से कितने सही गए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में ज्यादा एनालिसिस नहीं कराया दोस्त क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, मतलब 25 मिनट का हो जा रहा था। तो अगले वीडियो में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एनालिसिस कराया जाएगा। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। जय हिंद जय भारत, उसमें पूरी तरीके से एनालिसिस कराया गया है।